गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टर्न पे हमने कुछ बेसिक टर्म सीखे थे। किससे रिलेटेड थे? जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, फोर्थ चैप्टर ऑफ क्लास 12 ऑफ बायोलॉजी, द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो लास्ट टर्न पे हमने कुछ बेसिक टर्म सीखे थे जो इस चैप्टर को आगे समझने के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ओके, सो आज हम मेंडल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ मेंडल के बारे में भी जानेंगे। आखिर मेंडल कौन थे, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कौन कौन से लॉज दिए, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, किस पर किया, कब इनका पब्लिश हुआ। तो ये सारी चीजें आज हम मेंडल के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम मेंडल के बारे में बात करें तो मेंडल का जो जन्म है वो 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रिया। ये यूके की एक कंट्री है, ऑस्ट्रिया में। तो मेंडल का जो जन्म है वो 1822 इन ऑस्ट्रिया में हुआ था और एक किसान फैमिली में हुआ था, एक फार्मर फैमिली। यानी कि इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, बहुत गरीब परिवार से थे। और तुमने सुना होगा कि इतिहास हमेशा वही रचते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में पैदा होते हैं। ऐसा ही इनके साथ भी था। तो आप इनकी स्टोरी से मोटिवेट भी हो सकते हो। अब ये बात अलग है कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, फिर कुछ नहीं हो सकता। सो यहां से देखिए, मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में एक फार्मर फैमिली, यानी इनके फादर जो थे वो किसान थे और इन्होंने अपना जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो वहीं अपने गांव से की। इसके बाद अब भाई, जब भी कोई बच्चा बहुत होशियार होता है, इंटेलिजेंट होता है, तो आसपास वाले लोगों को पता लग ही जाता है। इन्होंने वहीं से अपना स्कूल किया और अपनी एजुकेशन बंद कर दी। अब बाहर से जो टीचर्स वगैरह आए तो सजेस्ट किया गया, नहीं भाई आपको पढ़ाना चाहिए, बच्चा बहुत जीनियस है। तो इन्होंने बाद में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और अक्टूबर 1840 तक इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। अब भाई बहुत ही मध्यम परिवार से थे या गरीब परिवार से थे, तो भाई आजकल लोग सोचते हैं कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए। 1840 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया था। अब ये क्या हुआ, एक चर्च में ये एक टीचर की तरह काम करने लगे और इन्होंने अपने ग्रेजुएशन में पता क्या पढ़ा? ये मैथमेटिक्स के थे, वैसे तो मैथमेटिक्स पढ़ते थे ये दूसरे से, और साथ साथ में इन्हें बॉटनी में भी इंटरेस्ट था, तो ये थोड़ा बहुत बॉटनी को भी पढ़ते थे। पढ़ते ही पढ़ते इनका इंटरेस्ट बॉटनी के अंदर इंक्रीज हुआ, जागने लगा। अब इन्होंने क्या किया, तो जब इनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया, ये एज ए प्रीस्ट काम करने लगे एक चर्च में और बच्चों को पढ़ाते थे। जब बच्चों को पढ़ाते थे तो उसी दौरान उन्होंने वहां पे गार्डन पी को ऑब्जर्व किया। गार्डन पी यानी पाइजम सटाइवा। अब आपको मैं गार्डन पी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पी की और भी वैरायटी होती है। एक स्वीट पी होता है, लेथाइरस ओडोरेटस, लेकिन उसके बारे में अभी हमें बात नहीं करनी। हमें ये देखना है कि इन्होंने किस प्लांट के बारे में बात की। तो इन्होंने क्या किया, आखिर मेंडल ने गार्डन पी को ही क्यों अपना एक्सपेरिमेंट के लिए चुना? तो इस तरीके से मेंडल ने क्या किया, वहीं पर गार्डन पी वो उगाने लगे और उगाने के बाद उन्होंने देखा कि भाई उस समय एक बात प्रचलित थी। क्या बात मानी जाती थी? जैसे कोई एक पेरेंट लंबा है और एक पेरेंट छोटा है, तो ये माना जाता था कि अगर उनकी संतानें होंगी तो उन दोनों की इंटरमीडिएट हाइट होनी चाहिए। कि भाई एक पेरेंट क्या है, हाइटेड है, और एक पेरेंट की हाइट छोटी है
और जब उनके बीच में मेटिंग होगी, क्रॉस होगा, तो उनके बच्चों की जो हाइट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इंटरमीडिएट। ये हमारे प्रीवियस में कॉन्सेप्ट था कि भाई ऐसे होना चाहिए। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी क्रॉस कराना शुरू किया। इन्होंने क्या किया, एक लंबा पी प्लांट लिया यानी हाइट वाला, टॉल, और एक इन्होंने लिया ड्वार्फ यानी छोटा। और जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो उन्होंने देखा या तो वो लंबा हो रहा था और या फिर वो छोटा। तो उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो अलग है भाई, कुछ ना कुछ तो अलग है। तो उन्होंने क्या किया, अपना काम करते रहे। और भाई उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कब से कब तक किए, 1857 से लेकर 1863 तक। और लगभग कितने साल चले इनके एक्सपेरिमेंट, 56 है, कितना है बेटा, सॉरी, एक्सपेरिमेंट ईयर कितना था इनका, इन्होंने कब काम करना शुरू किया, 1856 से लेकर 1863। और कितने साल तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, 7 इयर्स। अपना काम करते रहे। फिर इन्होंने अपना कितने साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, 1856 से लेके 1863। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पर किए। तो मेंडल ने किसको चुना था, गार्डन पी। किसको चुना था बेटा, गार्डन पी। व्हाट इज द बॉटनिकल नेम, पाइजम सटाइवम। और स्वीट पी का क्या होता है, लेथाइरस ओडोरेटस। लेकिन अभी हमें उसके बारे में बात नहीं करनी। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मेंडल ने किस प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट किए, गार्डन पी पर। गार्डन पी का बॉटनिकल नेम क्या है, पाइजम सटाइवम। कितने ईयर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, 7 ईयर। कब से कब तक किया, 1863 तक। और सुनिए, उनका जो ये वर्क है ये पब्लिश किया गया 1865 में। कब पब्लिश किया गया, 1860। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। किस प्लांट को चुना, एक्सपेरिमेंट ईयर कौन से हैं, और कब उनका वर्क पब्लिश किया गया, और किस में पब्लिश किया गया। द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ग्रूव। इसमें इनके इस बुक में इनके जो एक्सपेरिमेंट थे या वर्क था वो क्या किया गया, पब्लिश किया गया। क्लियर है। कब से कब तक एक्सपेरिमेंट किया, 1856 टू 1863। कितने साल एक्सपेरिमेंट चले, 7 इयर्स। वेरी गुड। फिर इनका वर्क पब्लिश किया गया, और किस बुक में पब्लिश किया गया, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ग्रूव। इज दैट क्लियर। अब सबसे बड़ी बात क्या थी, जब इन्होंने लगातार एक्सपेरिमेंट किए तो इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इसी को हम कहते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है। और कितने लॉ दिए इन्होंने, 3। कितने दे दिए, 3। और प्रपोज कर दिए लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि मेंडल ने इतना बड़ा काम कर दिया और इसके लिए उन्हें अभी तक कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। भाई छोटा इंसान है, कौन पता है किसने क्या। और इन्होंने अपना पूरा काम बंद किया, और बेटा कोइंसिडेंट या ये मानो भगवान की मर्जी थी, और बेचारे कब इनकी डेथ हो गई, 1884। कब मर गए भाई साहब, 1884 में इनकी डेथ हो गई। तब तक इनको बिना कोई क्रेडिट नहीं मिला था। यह दुखद कहानी है, नहीं सोचो, है ना। मतलब खत्म भी हो गई उनकी स्टोरी और उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिला। अब इस स्टोरी सुनो। मेंडल का जन्म कब हुआ, 1822 को। किस फैमिली में हुआ, एक किसान परिवार में। वो जहां रहते थे उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और जैसे तैसे उनकी शिक्षा बंद हो गई। आसपास वाले जो टीचर्स आए उन्होंने उनको फोर्स किया और उनकी आगे शिक्षा कंटिन्यू कराई। साथ साथ उन्होंने क्या किया, पढ़ाना शुरू किया। एक चर्च में प्रीस्ट थे, वहीं पर उनको एक उपाधि दी गई और उस उपाधि का नाम था ग्रेगर। क्या नाम था, ग्रेगर। और उनका पूरा नाम हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम हो गया, ग्रेगर जॉन मेंडल। पहले वो केवल क्या थे,
जॉन मेंडल, जब वो चर्च में काम कर रहे थे तो उनके सराहनीय कामों को देखते हुए उनको सराहनीय क्या डिग्री दे दी गई, ग्रेगर, और उनका नाम क्या बन गया, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम दिया गया, ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको चुना, गार्डन पी। व्हाट इज द बॉटनिकल नेम और हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, कितने साल किया एक्सपेरिमेंट, 1856 से लेकर 1863, कितने इयर्स, 7 ईयर। कब उनका काम पब्लिश किया गया, 1865, और कौन सी बुक में किया गया, इज दैट क्लियर। इसके बाद भाई उन्होंने जब ये सारा काम किया तो उन्होंने क्या प्रपोज किया, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और अभी तक किसी को पता भी नहीं था, और उनकी डेथ कब हो गई, 1884। इतना काम समझ में आया। अब भाई क्या हुआ कि 1900 यानी कि 1900 में 3 साइंटिस्ट आए। कितने साइंटिस्ट आए, 3। और वो साइंटिस्ट भी ऑनेस्ट होंगे कहीं ना कहीं, नहीं तो वो पूरा काम अपने सर ले जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब सुनना, इन 1900 जो 3 साइंटिस्ट आए और उन्होंने उनके कामों को रीडिस्कवर किया, जो वो रख गए थे उन्होंने उसको फिर से रीडिस्कवर किया। और ये 3 साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं। पहला नाम है ह्यूगो डी व्रीज। क्या नाम है, ह्यूगो डी व्रीज। अभी हम इन्हें एक बार और पढ़ेंगे म्यूटेशन के लिए। तो 3 साइंटिस्ट, सबसे पहले ह्यूगो डी व्रीज, दूसरा जर्मनी के कार्ल कोरेंस, एंड लास्ट है ऑस्ट्रिया के ही, इनके पड़ोसी होंगे, तो भाई सेनमार्क। क्या थे, सेनमार्क। कितने साइंटिस्ट, 3। मेंडल जी चले गए। मेंडल के जाने के बाद इन 1900 जो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि हम तो इसको रीडिस्कवर करेंगे, और उन्होंने सारा वर्क जो था मेंडल का उसको रीडिस्कवर किया, और इनको कह दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या कह दिया गया, हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। पूरी स्टोरी समझ में आई मेंडल की। देखिए, सबसे पहले मेंडल का जन्म 1822 में हुआ ऑस्ट्रिया में, और उन्होंने वो एक किसान परिवार में जन्मे थे, साधारण मामूली परिवार था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से की। तत्पश्चात उन्होंने अपनी शिक्षा को बंद कर दिया, लेकिन आसपास के जो टीचर्स थे उन्होंने उसे इनकरेज किया और आगे शिक्षा कंटिन्यू करने के लिए कहा। वो अपनी शिक्षा कंटिन्यू करते रहे, और साथ साथ वो एक चर्च में प्रीस्ट बच्चों को भी पढ़ाते थे। वहां पढ़ाते ही पढ़ाते उनका जो ध्यान था, उन्होंने किस पे अपना उनका अट्रैक्शन किसकी तरफ हुआ, बॉटनी की तरफ, और उन्होंने गार्डन में किसको उगाया, गार्डन पी, जिसका बॉटनिकल नेम क्या था, पाइजम सटाइवम, और उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। कितने साल तक एक्सपेरिमेंट किए, 1856 से लेकर 1863 तक। कितने सालों तक ये सिलसिला चला, 7 ईयर। और उन्होंने अपने काम पूरा उनका जो पेपर पब्लिश हुआ वो कब हुआ, 1865। किसमें पब्लिश किया गया, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून। और जब देखा उन्होंने इतना काम करने के बाद, तो उन्होंने लॉ प्रपोज किए, उनको कहा गया मेंडेलियन इनहेरिटेंस या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और 1884 में उनकी क्या हो गई, डेथ विदाउट एनी क्रेडिट। इसके बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस, सेनमार्क, और उन्होंने मेंडल के वर्क को क्या किया, रीडिस्कवर, और उनको क्या कहा, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और हमें पता चला कि भाई उन्होंने तो पूरी की पूरी जेनेटिक्स बना डाली। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम जानेंगे। तो मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, जिनको बाद में पहले लॉ को कहा गया कि ये तो भाई केवल एक स्टेटमेंट है, तो कितने लॉ माने जाएंगे, 2। लेकिन हम कितने अभी पढ़ेंगे, हम तो आपको कितने पढ़ाएंगे, 3। सबसे पहले आप तो यहां से देखिए, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हर बच्चे को मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पता होने चाहिए, आखिर ये लॉ है कौन कौन से। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो मेंडल ने कितने नियम दिए थे, 3। हम तो बेसिक से चल रहे हैं भाई, तो हम तो पहले बच्चों को यही बताएंगे, आपको 3 नियम याद होने चाहिए कि भाई मेंडल्स के लॉ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नियम है
लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको हम कहते हैं बच्चा हिंदी में प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। Is that clear? And third law is law of independent assortment. So how many laws proposed by Mendel? 3. These are known as Mendel's law of inheritance. कितने नियम हैं? 3. So पहले नियम का नाम law of dominance, second is law of segregation, and third is लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हर बच्चे को 12th क्लास में ये नियम तो पता होने ही चाहिए। जब आपको नियम पता होगा तब आप नियम के बारे में सीखेंगे, अगर आपको नियम ही पता नहीं है तो आप उसके बारे में कैसे सीख सकते हैं। सो सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि मेंडल ने कौन से 3 नियम थे जो प्रपोज किए थे। तो मेंडल प्रपोज 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है? और ये नियम थे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। सेकेंड लॉ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसका मतलब होता है पृथक्करण का नियम। क्या नाम मतलब होता है? पृथक्करण का नियम। और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सो कितने नियम है? 3। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, जिसको हिंदी में कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। एंड लास्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो अब हम इन नियमों को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। क्लियर है? तो मेंडल ने कितने नियम दिए? 3। नाम बताइए। पहला नियम क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, व्हाट इज अनदर नेम? ओके, एंड थर्ड इज, अब हम इनको स्टडी करेंगे 1 बाय 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, सबसे इजी है। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। भाई बहुत ही इजी है, सबसे इजी यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। भाई क्या कहते हैं मेंडल ये कहते हैं when we made a cross between 2 parents, कितने पेरेंट्स के बीच में क्रॉस होगा? 2। when we made a cross between 2 pure parents, कैसे होने चाहिए? प्योर, यानी होमोजाइगस। प्योर का मतलब क्या है? होमोजाइगस। 2 pure parents consider only single pair of contrasting character। इसका मतलब है कौन सा क्रॉस करवा रहे हैं? मोनो हाइब्रिड। तो इस नियम को हम किस क्रॉस की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं? मोनो हाइब्रिड। इज दैट क्लियर? व्हेन वी मेड ए क्रॉस बिटवीन 2 प्योर पेरेंट्स, कंसीडर सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इतने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? अब यहीं से है जो नियम है। इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर विल अपीयर। F1 में हमेशा कौन सा है? डोमिनेंट। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। बात समझ में आई कि जब भी हम क्रॉस करवाएं, चाहे वो मोनोहाइब्रिड हो, डाइहाइब्रिड हो, इन्होंने हालांकि किसको लेके किया था? मोनोहाइब्रिड। जब भी हम 2 पेरेंट्स को लेकर उनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो F1 में केवल और केवल कौन सा कैरेक्टर आएगा? डोमिनेंट। इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम यहां लेते हैं एक पी प्लांट का। हमने क्या किया बच्चा? एक लिया प्योर टॉल पी प्लांट, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी। और ये भाई काम कर रहे हैं फादर की तरह। और हमने एक ली मदर,
और उनको हमने क्या लिया, उनका जीनोटाइप स्मॉल टी, और ये हो गया ड्वार्फ पी प्लांट, और ये काम करेगी एज ए मदर। इज दैट क्लियर? अब यहां से आप एक और चीज सीखेंगे, गैमीट कैसे बनेंगे। अब देखो, गैमीट बनते समय आपको याद है आपके पास कितने पेयर क्रोमोसोम है, कितने पेयर है, 46 क्रोमोसोम है, और पेयर कितने हैं, 23। जब गैमीट बनते हैं तो आधे आधे हो जाते हैं। सो गैमीट बनने में हमेशा क्या करना है, क्रोमोसोम को क्या कर देना है, आधे आधे कर दो, हाफ हाफ। तो यहाँ पे कितने गैमीट बनेंगे, एक ही टाइप का बनेगा। गैमीट तो बने, लेकिन गैमीट तो एक ही टाइप का बनना है ना, कौन सा बनना है, टी। बन गया। और यहाँ पे गैमीट, चलो हम दोनों करके दिखाते हैं। यहाँ पे कितने बनेंगे भाई, स्मॉल टी बना दिया। अच्छा बताओ, इसका क्रॉस अगर इससे कराया तो क्या आएगा बच्चा, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। अच्छा, अब इसका क्रॉस इससे कराया, जल्दी बोलो जल्दी, वेरी गुड। इसका क्रॉस इससे कैपिटल टी, और इसका क्रॉस इससे। अब बताइए ये प्लांट कैसा होगा, क्या फिनोटाइप होगा इसका, जल्दी बोलिए, ये क्या होगा, और ये तो सारे प्लांट कैसे मिले, डोमिनेंट। कौन सा कैरेक्टर आया, क्या रिसेसिव आया, नहीं आया। तो ये तो नियम ही कह रहा था कि जब भी हम क्रॉस करवाएंगे तो F1 में केवल कौन सा आएगा, डोमिनेंट। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। बात समझ में आया। जब भी हम क्रॉस, देखो भाई कई बार क्वेश्चन आएगा, सुनो। एक फादर है जिनकी आंखें, सबसे पहले एक लाइन दी होगी, क्या लाइन होगी, वही होगा, द ब्लैक कलर आई ऑफ जीन इज डोमिनेंट ओवर द ब्लू कलर आई ऑफ जीन। लिसन केयरफुली, द ब्लैक कलर ऑफ आई जीन है ना, इज डोमिनेंट ओवर द ब्लू कलर। ब्लैक कलर किस पे डोमिनेंट है, ब्लू कलर पे। फादर की जो ब्लैक कलर है आईज है वो डोमिनेंट है ब्लू कलर ऑफ आईज जो मदर की। जब हम क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन में जितनी भी ऑफस्प्रिंग आएंगी उनकी आंखें कैसी होंगी, ब्लैक। क्योंकि अभी हमने नियम पढ़ा कि जब भी व्हेन वी मेड ए क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट कंसीडर ओनली सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर, देन इन F1 जनरेशन ओनली कौन सा कैरेक्टर अपीयर होगा, डोमिनेंट। इज दैट क्लियर? सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक काम और करिए बेटा कि अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट में करके दोबारा से दिखाते। देखिए हम आपको पढ़ा रहे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहां पे पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहां देखिए हमने एक टॉल पी प्लांट लिया और एक हमने लिया ड्वार्फ पी प्लांट। यहां से गैमीट बनेंगे कैपिटल टी और यहां से बनेगा स्मॉल टी। क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी। कौन सा जनरेशन है ये, F1। तो कैसे प्लांट मिलेंगे, ऑल टॉल प्लांट्स, टॉल पी प्लांट्स। ये कौन सी जनरेशन है, F1। अब हमें इसमें क्या करवाना है, सेल्फ क्रॉस। क्या करवाना है भाई, कैसे करवाएंगे, देखिए आप, ये हमने इसको बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं, ये मेल और ये फीमेल, इसके दो पार्ट करिए, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। अब देखिए इसका क्रॉस इससे, बताइए क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसका क्रॉस इससे, इसका क्रॉस इससे, और इसका क्रॉस इससे। ये कौन सी हमें जनरेशन मिल गई, F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन मिली, ओके। ये बताइए ये कैसा, इसका फिनोटाइप क्या होगा, जल्दी से, टॉल। ये बताइए, और ये वाला, और ये डार्क होगा। अब बताइए फिनोटाइप बताओ, दिखने में कितने लंबे हैं और कितने डार्क हैं। सो व्हाट इज फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप कितना आया, 3:1। भाई क्या आया, 3 टॉल है और देखो भाई आ गया अपना फिनोटाइप। अब जो भी समझ गया होगा वो जीनोटाइप बताओ। जीनोटाइप बताइए जल्दी से, कितना आएगा, हरी आप जल्दी देखिए, जीनोटाइप बताइए, कोशिश करिए। जीनोटाइप आप ये देखो, जीन सेम सेम कितने हैं, कैपिटल टी वाला कितना है, 1। नो वे, अभी 2 और रह गए। 1 रेशियो, ये 1 है, ये 2 है, और एक 1 रेशियो आ गया।
देखो कैपिटल टी वाला ओनली वन था, हम जीनोटाइप देख रहे हैं जीन्स, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला आप देख रहे हैं कितने थे, 2, सो 1:2 और 1, तो व्हाट इज जीनोटाइपिक रेशियो, आ गया। तो भाई F1 में केवल डोमिनेंट आएगा, F2 में डोमिनेंट भी आएगा और रिसेसिव भी आएगा, जिसका फिनोटाइपिक रेशियो कितना होगा 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो कितना होगा, आगे समझ में। इसको कहते हैं लॉ ऑफ, क्या है भाई, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक बार फिर से रिपीट करिए, व्हेन वी मेड ए क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स consider only one pair of contrasting character, then in F1 generation only dominant character will appear, in F2 generation dominant और recessive दोनों है। क्लियर है। सो ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस।